ऑक्सीजन है, दिस इज कार्बोनेट, दिस ऑक्सीजन इज निगेटिवली चार्ज, 2 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड में है ये न्यूट्रल है, कार्बन का 4 वैलेंसी। अब दिस इज द निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, दिस इज डाइवैलेंट एनायन। एंड बाइकार्बोनेट जो है वो कैसा होगा, when one H bound to this one oxygen, then this will be bicarbonate. करेक्ट। तो इससे कोई सवाल है आपको बच्चों, यानी अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन से? अब आप मुझे ये बताइए, इफ यू टेक प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट, then what will happen? If you suddenly increase the amount of protein in your diet, then it will damage the liver. How? कैसे? अब आप ये पाथवे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ज्यादा प्रोटीन इनटेक होने की वजह से, डाइटरी प्रोटीन आपने ज्यादा लिया तो अमाइनो एसिड्स का जो पूल है ब्लड में वो भी ज्यादा जनरेट होगा, अमाइनो एसिड्स भी ब्लड में ज्यादा एसिमिलेट होंगे। और उस अमाइनो एसिड का इंटेक कहां पर हो रहा है, फॉर द कैटाबॉलिज्म। जो अमाइनो एसिड्स बच जा रहे हैं एनाबॉलिक पाथवे से, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन से, वो अमाइनो एसिड्स जो है टेकन अप बाय, और साथ ही साथ प्रोटीन जो है मसल में वहां भी डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको अलग से। मसल में प्रोटीन कैसे डिग्रेड होता है, ठीक है। तो अब अमाइनो एसिड्स का पूल ज्यादा हो रहा है ब्लड में इंक्रीज करने की वजह से, क्या होगा, अमोनिया का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस, नाउ दिस अमोनिया इज see in this picture. Now if the ammonia concentration of ammonia is more in the mitochondrial matrix, because you have taken large amount of because your diet is protein rich now, so more amino acids are generated, more amino acids are absorbed, और ब्लड से और भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स एंटर किया, कहा, हेपेटोसाइट्स में, साइटोसोल में, फिर वहां से गया वो साइटोसोल में, वो कन्वर्ट हो गया अमाइनो एसिड उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका, ठीक है, अल्फा कीटो एसिड में, और अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो गया ग्लूटामेट को। तो ज्यादा ग्लूटामेट बनेंगे, बहुत ही ज्यादा अल्फा कीटो एसिड्स, ये पुल आउट करेगा जितने भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक साइकिल जो भी चल रहे हैं उसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट इंटरमीडिएट है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ज्यादा पुल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक साइकिल वहां पर कुछ देर के लिए ठहर जाएगा, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जितना भी वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स आ गया तो बहुत ज्यादा ग्लूटामेट बनेगा, बहुत ज्यादा ग्लूटामेट बनेगा तो क्या होगा, इस एंजाइम पर प्रेशर आएगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पर, जिसकी वजह से एंजाइम का एक्सप्रेशन तो लिमिटेड है। एक बार में चूंकि उसने सडन इनटेक लिया प्रोटीन रिच डाइट का, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का लेवल तो पहले जैसा चल रहा है वही चल रहा है। नाउ दिस एंजाइम इज इन लिमिटेड सप्लाई, इसके लिए सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो गया, अब सबस्ट्रेट भी ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अमोनिया, अब ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगा तो दिस अमोनिया क्या हो गया, आगे वाला जो एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, इस यह एंजाइम भी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब अमोनिया ज्यादा, सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया तो फिर दिस अमोनिया विल नॉट बी टेकन अप इमीडिएटली बाय द नेक्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। व्हाट विल हैपन, दिस अमोनिया विल degrade the mitochondrial environment, because this is toxic, it will degrade it, the cellular structures.
तो क्या हुआ, ज्यादा प्रोटीन लेने से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रप्चर, वो डैमेज होगा, किसका, हिपेटोसाइट्स का। ओके। अब अगर पर्सन ने अगर सीक्वेंसली इंक्रीज किया है प्रोटीन का अमाउंट अपने डाइट में, तो दैट विल विथ स्टैंड, धीरे धीरे उसने इंक्रीज किया। नॉर्मली क्या होता है, हाईएस्ट प्रोटीन कंसंट्रेशन सोयाबीन में कितना है, 20, हार्डली 18%, 20%। गाय का दूध में कितना है, देख लेना, 7-8% के लगभग होगा। ठीक है, डिपेंड्स जो भी सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा डाइट है जिसमें मोर देन 20% है प्रोटीन, देन accumulation of the ammonia will lead to damage of the destruction of hepatocytes। और हिपेटोसाइट्स का सिर्फ एक यही फंक्शन नहीं है, हिपेटोसाइट्स इसीलिए लीवर जो है वो वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, लीवर में, लीवर इज इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम ऑल्सो, इन डिफेंस ऑफ योर बॉडी। सेमेस्टर 3 में पढ़ाएंगे। लीवर में जो मैक्रोफाज कूपर सेल्स होते हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को डिग्रेड करते हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कैरीड होता है आरबीसी सरफेस पर। साथ ही साथ लीवर आपका बाइल सॉल्ट्स भी निकाल रहा है, लिपिड बायोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। तो नंबर ऑफ फंक्शन दिस लीवर इज इन्वॉल्व। तो लीवर डैमेज होगा तो वन बाय वन हिपेटोसाइट्स, ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगा, डैमेज होगा, देन ओवरऑल फंक्शन ऑफ द लीवर, हर डायरेक्शन में जो उसका फंक्शन है सब फंक्शन अफेक्ट होगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ हो जाएगा पर्सन का, अगर लीवर जरूरत से ज्यादा डैमेज हो गया तो। ओके, सो हाउ डू दे डू इट, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपका उसमें क्या रखा जाता है उद्देश्य, कि अगर आपने प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाया और आपका फिजिकल एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं बढ़ा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, मसल में वियर एंड टियर हो रहे हैं। तो यह जो पाथवे है जिससे मसल से आ रहा है एलानिन, एलानिन प्रोड्यूस हो रहा है मसल में, वहां पायरुवेट पर अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जिससे वो अलानिन बन रहा है, और फिर सारे जितने भी अमाइनो एसिड टूट रहे हैं मसल्स में उनके अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है पायरुवेट पर, और अलानिन जो है मसल से लीवर में आ रहा है। तो अगर रेस्टिंग स्टेज में ज्यादा प्रोटीन ले रहा है तो क्या हुआ, अलानिन भी कम बन रहा है उसमें, मसल में वियर एंड टियर कम हो रहा है। ओके, और अगर मसल में वियर एंड टियर कम हो रहा है तो मसल के प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी जो है वहां पर कम हो रहा है। तो जितना भी अमाइनो एसिड वो हाई प्रोटीन इंटेक डाइट ले रहा है वो सब चैनलाइज हो रहा है उसका लीवर में ज्यादातर, और इस पर क्या हो गया, लीवर पर स्ट्रेस आ गया। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, रिगरस एक्सरसाइज कर रहा है, तो मसल के प्रोटीन में वियर एंड टियर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो नए प्रोटीन्स बन रहे हैं मसल में, मसल सेल का वॉल्यूम बन रहा है, बढ़ रहा है, वहां मसल प्रोटीन और एक्यूमुलेट हो रहे हैं स्केलेटल मसल में, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो ये अमाइनो हाई प्रोटीन डाइट से जो अमाइनो एसिड्स आया वो बैलेंस हो गया वहां प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो कुछ बच गए वो फिर इसमें यूरिया साइकिल में चले जाएंगे। तो बैलेंस हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो प्रोटीन डाइट बढ़ाया उसने, इंटेक, प्रोटीन इंटेक। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा फिर भी हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, देन दैट विल लीड टू लीवर का डिस्ट्रक्शन। अब क्या है, इसमें दो तरीका है, एक तो है ड्रग इंड्यूस्ड और दूसरा होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ड्रग इंड्यूस्ड में भी कुछ ड्रग्स आते हैं एनाबोलिन्स करके, एनाबोलिक पाथवे को वो बढ़ा देते हैं। तो एनाबोलिन्स जनरली ये सब जिम वाले एनाबोलिन्स लेते हैं, लेकिन एनाबोलिन्स का साइड इफेक्ट होता है कि एनाबोलिन जब लिया जाता है तो उसका जो एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट जो है, उसकी वजह से ईस्ट्रोजेन का सिंथेसिस हो जाता है इवन इन मेल्स। एज ए रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस इन इज, जो सिर्फ एनाबोलिन ले रहे हैं, ईस्ट्रोजेन ब्लॉकर नहीं लेते हैं साथ में, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दैट इज मेल ब्रेस्ट या मेल बूब्स कहते हैं,
कॉमेस्टिया वो डेवलप हो जाता है। बॉडी बिल्डर का आप देखोगे डेवलप हो जाता है क्योंकि उसने एस्ट्रोजन इनहिबिटर नहीं लिया। तो वो वो एक किसी ट्रेनर के अंदर में लिया जाता है, तो इसलिए उसको छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज से इंड्यूस्ड करके, क्योंकि एक्सरसाइज करने से फिर डिमांड बढ़ा और मसल का प्रोटीन सिंथेसिस का, तो एक्सरसाइज करने की वजह से मसल प्रोटीन सिंथेसिस के डिमांड की वजह से वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो उसने लिया वो चैनलाइज होना चाहिए वहां पर इन नेचुरल वे। तो यहाँ पर मसल ग्रोथ जो है थोड़ा कम स्पीड में होता है, लेकिन कोई उसका ज्यादा मेटाबॉलिक ग्रीवांसेस नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर जल्दीबाजी में किसी को सिक्स पैक है, बाइसेप ट्राइसेप ये सब बनाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्रग का कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ड्रग के कॉम्बिनेशन, अगर गलत कॉम्बिनेशन हो गया तो बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ओके, तो फिर इसके लिए क्या होता है, फिर मसल टोन्ड हो गया तो फिर अब उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ता है। हमेशा उसको हाई प्रोटीन रिच डाइट और ड्रग लिया है और एक्सरसाइज ये सब करके मेंटेन करना होता है। जैसे ही वो एक्सरसाइज रिमूव कर देगा, एक बार सिक्स पैक है मान लो बना लिया, इस तरह से रिमूव कर दिया एक्सरसाइज, तो क्या हुआ, फिर से मसल वॉल्यूम जो है घट जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली मसल में ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन का। So exercise is needed to maintain that tone. Otherwise, the muscle volume will decrease again. Hope this is clear to you. मैंने शॉर्ट में बता दिया, अगर कोई सवाल हो इससे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलें। सर लीवर ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें लीवर का छोटा सा टुकड़ा मतलब सेट किया जाता है। लीवर अकेला ऑर्गन है जिसके पास रीजनरेशन का कैपेसिटी है। ओके, लेकिन कितना ज्यादा कैपेसिटी है मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक कि इवन यू रिमूव 2/3 ऑफ द लीवर या 1/3 है, आई एम नॉट श्योर, देख लेना। अगर लीवर का थोड़ा सा टुकड़ा आप छोड़े, मान लो पूरा काट के निकाल दिए, इतना ही छोड़े, तो इससे थोड़े पूरा लीवर बन जाएगा। एक सब्सटेंशियल पोर्शन होना चाहिए। आपने छोटा सा टुकड़ा लीवर का रिमूव किया सर्जिकली, इट विल बी रीजेनरेटेड। ओके, क्योंकि लीवर का फिर अपना आर्किटेक्चर है इसका, हिपेटोसाइट्स का, इसमें लीवर में 2 लोब्स होते हैं। तो एक सीमा तक ही लीवर को अगर, इसीलिए लीवर जो है रीजनरेट कर लेता है अपने आप को, क्योंकि लीवर के सेल्स जो है हिपेटोसाइट। हेलो, बात करा दी उसका रुस्तम। हाँ रुस्तम भाई बात कर लीजिए, हो रहा है। हाँ बात कर रहा है वो, ठीक है, बात कर लिया वो। क्या सवाल था साक्षी आपका? वो सर लीवर जो डोनेट करता है तो कहा जाता है कि थोड़ा सा काट के उसको डोनेट किया जाता है, वही। नहीं, ऐसा नहीं है। लीवर जब डोनेट कोई करेगा तो सबसे पहले उसका हैप्लोटाइप मैच होना चाहिए, बहुत सारा फैक्टर्स है। ओके, और कंप्लीटली लीवर डोनेट नहीं किया जाता है। इवन जो डोनर है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लीवर को डोनेट कर सकता है, जिससे वो रीजनरेट, लेकिन ये फेल हो जाता है काफी बार, क्योंकि अगर आप किसी टुकड़ा को काटेंगे किसी अंग को, अब डोनर जो है अगर लीवर को रीजनरेट करने के लिए मिनिमम चाहिए 60% ऑफ द लीवर, सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, 60% ऑफ द लीवर इज रिक्वायर्ड टू रीजनरेट टू इट्स फुल 100%। तो 60% तो किसी एक ही इंडिविजुअल में रहेगा ना,
या तो डोनर में रहे या रेसिपिएंट में रहे। ठीक, तो जो डोनर है बेसिकली वो टर्मिनली इल होता है, सिग्निफिकेंट लीवर का जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो रीजनरेट होकर के फुल रिवर बनने के लिए चाहिए, वो तो किसी एक ही को ऑब्टेन होगा, दोनों को नहीं होगा ना। ओके, 60% इज रिक्वायर्ड, तो बचा हुआ 40% दूसरे के लिए बेकार है ना, डोनर के लिए, तो क्यों नहीं पूरा ही निकाल दिया जाएगा। तो अगर 30% लीवर डैमेज हुआ है तो उसको किसी डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद लीवर रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन एक नया लीवर लगाने के लिए किसी दूसरे आदमी जिसका कंप्लीटली डैमेज हो गया, उसको 100% लीवर चाहिए। वो किसी एक छोटे से लीवर के टुकड़े से 100% लीवर नहीं बन सकता है, कम से कम उसको एक सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लीवर चाहिए टू रीजनरेट फुल लीवर बनने के लिए। ओके, हेलो, यस सर। और कोई सवाल है क्या इससे रिलेटेड साक्षी? नो सर, ऐसा एक केस था तो उसमें बोला गया था कि ऐसे लगाया जाएगा इसी में। तो केस होते रहता है, बहुत सारा केस। तो क्या हुआ था, वो केस सक्सेसफुल था, क्या हुआ था उस केस में? नहीं 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 जीत बताओगे गए। तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटीज होते हैं। ठीक है, चलो तो फिर आप, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, लिपिड मेटाबॉलिज्म, चूंकि पॉइंट नंबर 3 का, यूनिट 3 का टॉपिक का नाम है, 1 सेकेंड, कहाँ गया सिलेबस? टॉपिक का नाम है बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यूनिट 3। तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स हम लोग पढ़ लिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड सारा पढ़ लिए, प्राइमरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, और फिर क्या वो पढ़ लिए, अमाइनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी प्रोटीन डिग्रेड होने के बाद वो कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया साइकिल बना, ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में पढ़ लिए। अब बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली, इसमें पहले देना चाहिए लिपिड का डिग्रेडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन 3.5 जो बुलेट है वो है फैटी एसिड का सिंथेसिस, और 3.6 है बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, तो ठीक है, इस सीक्वेंस में पढ़ लेंगे। चूंकि बीटा ऑक्सीडेशन सब फैटी एसिड सिंथेसिस के जो पाथवे हैं, उससे पहले फैटी एसिड सिंथेसिस के डिग्रेडेशन के पाथवे डिस्कवर हुए थे। ठीक है, 1 सेकेंड। तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले अब फैटी एसिड का सिंथेसिस देखेंगे एक्चुअली, और टॉपिक है ऊपर में बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। तो पहले आपको लिपिड जानना जरूरी है कि व्हाट इज लिपिड। एनी आइडिया व्हाट इज लिपिड?
लिपिड, लिपिड क्या है? बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है, ओके। बड़ा है कि छोटा है? मैक्रोमोलिक्यूल है। जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल हैं, ओके। बट दीज आर पॉलीमर्स आल्सो एट द सेम टाइम। कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी पॉलीमर्स हैं। आपके प्रोटीन है वो भी पॉलीमर्स है अमीनो एसिड्स के। डीएनए भी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के, डीएनए पॉलीमर है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। और ये सब पॉलीमर्स जो थे वो हैं मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन लिपिड जो है यह भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बट ये पॉलीमर नहीं। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलीमर, दिस इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ओके, एंड दीज molecules play a variety of cellular roles, ठीक है। और बहुत सारे रोल्स हम लोगों को रिसेंटली पता चले, बहुत सारे रोल्स ये करते हैं। सबसे पहला रोल क्या है? प्रिंसिपल रोल लिपिड का, कि इट इज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। आ रही है मेरी आवाज? लिपिड्स यस सर। फर्स्ट, इसको बड़ा करना पड़ेगा। लिपिड्स आर प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ स्टोरेज, स्टोर्ड एनर्जी। एक नंबर फंक्शन एनर्जी। लिपिड जो है एनर्जी स्टोर करता है। और एनर्जी कौन स्टोर करता है? किस बायोमोलिक्यूल से एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी मिल सकती है, प्रोटीन से भी मिल सकती है, डीएनए से भी मिल सकती है, आरएनए से भी मिल सकती है। सबसे एनर्जी मिल सकता है हमको, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है? लिपिड्स में। क्यों? क्योंकि लिपिड्स के जो कार्बन स्केलेटन है, दैट कार्बन स्केलेटन इज हाईली रिड्यूस्ड। कार्बन स्केलेटन जो है लिपिड्स के, दे आर हाईली रिड्यूस्ड, मीन सब मतलब हाइड्रोजन जो है काफी ज्यादा अनसेचुरेटेड को छोड़ दीजिए, वहां डबल बॉन्ड है, फिर भी मैक्सिमली जो है वो रिड्यूस्ड होता है हर कार्बन एटम, ठीक है। जिसकी वजह से इसके ऑक्सीडाइजेशन की पोटेंशियल बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है स्टोर्ड है। ओके, कार्बोहाइड्रेट में क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, रिड्यूस्ड है लेकिन ऑक्सीजन भी था उसमें, OH, पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो यह मैक्सिमली रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है कार्बन स्केलेटन का कार्बोहाइड्रेट्स, बट बिकॉज ऑफ इट्स पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप it becomes readily, it can be oxidized readily, carbohydrates. That's why carbohydrate becomes the instant source of energy, glucose. लेकिन ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है लिपिड में, लेकिन वो हाईली रिड्यूस्ड है, सो इट इज नॉट द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे एनर्जी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले हम लोग इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे, फैटी एसिड्स का सिंथेसिस। तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? लिपिड्स का। फैटी एसिड और लिपिड के बीच में क्या कनेक्शन है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो लिपिड एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब देखिए एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स जो है लिपिड्स के, वो कौन से हैं आपके? ट्राइग्लिसराइड्स, 1 सेकंड, कहाँ है? एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स।
और एनर्जी और भी से गेन कर सकते हैं फ्री फैटी एसिड्स। ओके, हम इसमें अभी बताएंगे ट्राइग्लिसराइड्स। और एनर्जी किससे ऑब्टेन किया जा सकता है? फॉस्फोलिपिड से भी। और लेकिन फॉस्फोलिपिड जो है एनर्जी सबसे ऑब्टेन किया जा सकता है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड इज प्योरली, मतलब इसका फंक्शन जो है ट्राइग्लिसराइड का इज प्योरली, ट्राइग्लिसराइड्स आर प्योरली स्टोरेज कंपाउंड्स, लिपिड स्टोरेज कंपाउंड्स। एक है फॉस्फोलिपिड। Phospholipids, these are structural lipids, you can say. Phospholipids are the components of lipid bilayer, plasma membrane, सेल ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन बनते हैं। करेक्ट। अब ये एनर्जी स्टोरेज जो लिपिड है उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। फैटी एसिड्स जो है ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट है, यानी एक ग्लिसरॉल है 3 कार्बन compound skeleton, 3 carbon skeleton compound, and this glycerol is attached to, each carbon of this glycerol is attached to one fatty acid। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राइग्लिसराइड बन जाता है फैटी एसिड जुड़ने के बाद। अब अगर फैटी एसिड इसमें जुड़ा हुआ नहीं है बाउंड स्टेट में ट्राइग्लिसराइड से, दैट it will be called as free fatty acid। फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड का भी पार्ट है। ओके, और अदर टाइप ऑफ लिपिड्स, कैसे कैसे लिपिड्स हैं? तो ये जो हो गया आपका मेजर लिपिड्स, और स्पेशलाइज्ड लिपिड्स हैं आपके जो रेटिना में कंपाउंड पिगमेंट है रेटिनल, दैट इज ऑल्सो, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है रेटिनल। विटामिन ए डेरिवेटिव है, दिस इज ऑल्सो लिपिड। Co-factors like vitamin K, this is also a lipid। This is involved in blood clotting mechanism। लीवर का जो